प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। व्यंजन संधि से आगे हम आज विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि के भी व्यंजन संधि की तरह ही कोई भेद नहीं है, नियम है और उन नियमों को समझते हुए और उनके उदाहरणों को समझते हुए हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विसर्ग संधि होती कब है। देखिए, पहले भी मैं बता चुका हूं कि विसर्ग संधि तब होगी जब पहले विसर्ग होगा और उसके बाद स्वर या व्यंजन में से कोई भी आ जाए तो वह विसर्ग संधि होती है। जैसे मनह जमा बल। अब आप यहाँ देखिए, विसर्ग है और यहाँ व्यंजन है, तो विसर्ग के बाद व्यंजन आ गया, तो ये जो उदाहरण है विसर्ग संधि का उदाहरण है। जैसे निह जमा आकार, यहाँ विसर्ग है संधि चिन्ह से पहले और बाद में स्वर आ गया, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो विसर्ग संधि की स्थिति तभी होती है, यानी विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर उस विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में हमेशा विकार विसर्ग में ही उत्पन्न होता है। तो चलिए शुरू करते हैं विसर्ग संधि। और पहला नियम है कि विसर्ग से पहले अस्वर हो, यानी कि जो ये संधि चिन्ह है उससे पहले विसर्ग होगा और विसर्ग से पहले जो व्यंजन होगा उस व्यंजन में अस्वर होगा, यानी स्थिति ऐसी होगी, ऐसी। ठीक है, विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के साथ ही आता है। विसर्ग अयोगवाह ध्वनि है और अयोगवाह ध्वनि स्वरों के बिना नहीं आ सकती। तो विसर्ग से पहले अस्वर हो और विसर्ग के बाद यानी संधि चिन्ह के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। किसी भी वर्ग का, पांच वर्ग हैं, पांचों वर्गों में से तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह, इन पांच व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन हो, या अस्वर हो, केवल अस्वर, कोई और स्वर नहीं। यहां मैं एक बात बता दूं आपको, किसी भी वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, य, र, ल, व, ह, ये जो पांच वर्ण होते हैं ये सारे सघोष होते हैं। ठीक है, और सभी स्वर भी सघोष होते हैं, परंतु हमने यहां एक अस्वर को लिया है। तो आप देखिए, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद उस तरफ किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह हो, या अस्वर हो, तो हम क्या करेंगे, जो ये विसर्ग है और विसर्ग के साथ जो ये अस्वर है इसको हम ओ में परिवर्तित कर देंगे, यानी ओ में परिवर्तित हो जाएगा और इस ओ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, जैसे आप उदाहरण से समझें, मनह जमा विकार। आप देखिए, विसर्ग है संधि चिन्ह से पहले, विसर्ग से पहले जो न व्यंजन है उस न व्यंजन में अस्वर है, यानी कि अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो ऐसे बनेगा न जमा अ, ऐसे। ठीक है, तो ये स्थिति मैंने आपको बताई थी कि संधि चिन्ह से पहले ये स्थिति होनी चाहिए, यही स्थिति यहां है। और संधि चिन्ह के बाद हम बात करें तो यहां विकार व व्यंजन है,
ठीक है, वह व्यंजन आ गया। ई स्वर तो बाद में है, तो यहां आ गया वह व्यंजन। अब हम क्या करेंगे, ये जो अ है, मैंने कहा था इस अ को आप ओ कर देंगे, यानी कि ये यहां से हट जाएगा, इसका स्थान ओ स्वर ले लेगा और इस ओ की मात्रा इस न में जुड़ जाएगी। तो म न, तो यहां हो जाएगा मनो, मनह का बन गया मनो, क्योंकि इसमें से अ और विसर्ग निकल गया और वो ओ में परिवर्तित हो गया, मनो विकार। यहां परिवर्तन इस तरफ होना है, इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं होना है, ठीक है। और उदाहरण देखिए, जैसे पयः जमा धर, यहां विसर्ग है, विसर्ग से पहले य में अ है और बाद में त थ द ध, तवर्ग का चौथा वर्ण है, ठीक है, किसी भी वर्ग का हो, तो यहां आप इसको ओ कर देंगे, तो यहां हो जाएगा पयो, पयः का हो गया पयो धर, पयोधर यानी बादल। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। अब मैंने आपको जो दो उदाहरण बताए हैं, ये ऐसे हैं कि जहां संधि चिन्ह के बाद कोई व्यंजन आ रहा है, या तो तीसरे चौथे पांचवें में से या य र ल ह व में से, ठीक है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिसमें बाद में अ स्वर आएगा, वहां थोड़ा सा अंतर और है, उसको करने के बाद फिर हम इसके और उदाहरण भी देखते हैं। तो एक और उदाहरण आप देखिए, जैसे मनः जमा अनुकूल, ठीक है, यहां विसर्ग से पहले न में अ है, ठीक है, और विसर्ग के बाद भी अ स्वर आ गया, ये स्थिति हो गई। तो हम क्या करेंगे, विसर्ग को ओ कर देंगे, जो विसर्ग में अ है और जो विसर्ग है उसको मिलाकर ओ कर देंगे, ठीक है, और यहां से अ का लोप कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, अगर बाद में अ स्वर आता है तो अ स्वर का लोप हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत में तो ये इस तरह से परिवर्तित हो जाता है अ स्वर, लेकिन हिंदी में ऐसे नहीं होता। हिंदी में ये चिन्ह, ये ध्वनि नहीं है, तो यहाँ अ का लोप हो जाएगा और बाकी हम लिख देंगे मनः जमा अनुकूल मनोनुकूल, ठीक है, इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, मनः जमा ज, विसर्ग से पहले अ है, पहले आप सभी में देख लीजिए, विसर्ग से पहले सभी में अ स्वर है, यहाँ सभी में, ठीक है, और विसर्ग के बाद यहाँ ज है, च छ ज, च वर्ग का तीसरा वर्ण, यहाँ र है, यहाँ ह है, यहाँ र तीसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ व, यहाँ तीसरा, यहाँ पांचवा वर्ण, यहाँ ल आ गया, र पांचवा, व चौथा वर्ण, चौथा वर्ण, यहाँ तीसरा वर्ण, यहाँ क ख ग घ, क वर्ग का चौथा वर्ण, यहाँ र है। तो ये स्थिति है इन सब उदाहरणों में। तो क्या होगा, यहां से अ और विसर्ग को ओ में बदलते जाएंगे, यहां आप ओ की मात्रा लगाते जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना। मनः जमा ज मनोज, यानी मन में, ज मैंने जन्मा, मन में जन्मा मनोज कामदेव का पर्यायवाची है। मनः जमा रोग मनोरोग, मनोरोग मतलब मन का रोग। मनः जमा हर मनोहर, मन को हरने वाला, ठीक है। मनः जमा रंजन मनोरंजन, जो मन को रंजित कर दे, प्रसन्न कर दे, वो मनोरंजन है। मनः जमा पयः जमा ज पयोज, पयः का अर्थ होता है जल में, ज मैंने जन्मा, जल में जन्मा, पयोज यानी कमल का पर्यायवाची है। अधः जमा गति अधो गति, तो यहाँ विसर्ग और अ ओ में बदल जाएगा। अधो गति, अधः मैंने नीचे की ओर और गति मैंने गति, नीचे की ओर गति करना अर्थात पतन, पतन को अधोगति कहा जाता है। तपः जमा वन तपोवन, ऐसे ही तपः जमा बल होगा तो तपो बल हो जाएगा।
सरह जमा ज, सरह मैंने सरोवर में। देखो सर का अर्थ होता है सरोवर, विसर्ग ना हो तो अकेला सर शब्द हो तो सर का अर्थ होता है सरोवर। सर, सरोवर, ताल, तड़ाग, जलाशय, पोखर, पुष्कर, ये सब सरोवर के, तालाब के पर्यायवाची हैं। लेकिन जब सरह विसर्ग भी लग गया तो सरह का अर्थ होता है सरोवर में, और जो मैंने जन्मा, जो सरोवर में जन्मा हो, तो यहाँ विसर्ग और ओ में बदल गया सरोज, तो ये कमल का पर्यायवाची सरोज इस तरह से बना है। एक बात और मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जो भी शब्द मन से शुरू होता है वो सारे विसर्ग संधि में आते हैं। कोई भी, मुझे ध्यान नहीं आता कि कोई ऐसा उदाहरण है जो स्वर संधि या व्यंजन संधि में आता हो और जिसमें मन से शुरू होता हो। मन से शुरू होने वाले शब्दों में ज़रूरी नहीं है कि सभी में ओ ही बनता है, कहीं स बनता है, कहीं और किसी वर्ण में बदलता है, लेकिन मन शुरू में आता है और वो मनह होता है, मनह जमा रोग, मनह जमा ताप, आगे आएगा, आगे के उदाहरणों में, अभी नहीं आया है। तो मन वाले जो सारे शब्द हैं वो सारे विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। नभ जमा मंडल, अब आप यहाँ देखिए विसर्ग से पहले अ है, बाद में म आ गया, वर्ग का पांचवा वर्ण, तो ये हो जाएगा नभो मंडल। कई बार ये शब्द अशुद्ध रूप में कहीं कहीं नभ मंडल लिखा होता है, नभ मंडल, तो नभ मंडल नहीं होता, नभ जमा मंडल। नभ का विसर्ग लगने का मतलब होता है का या में या को, ऐसा, तो नभ जमा मंडल, नभ का मंडल। अधः जमा लिखित, तो यहाँ ओ हो जाएगा, अधः मैंने नीचे, लिखित मैंने लिखा गया, जो नीचे लिखा गया है उसे अधोलिखित कहा जाता है या निम्नलिखित भी कहा जाता है। निम्नलिखित में तो कोई संधि नहीं है क्योंकि एक शब्द है निम्न और एक शब्द है लिखित, तो ये दोनों शब्द इकट्ठे हो गए और ये शब्द बन गया निम्न लिखित। यहाँ ध्वनियों में परिवर्तन नहीं आया, इसलिए ये संयोग का उदाहरण है, संधि का नहीं है। मैं बार बार बीच बीच में बताता रहता हूँ, कहीं भी दो शब्द मिल जाएं तो आप उसको ये ना कहें कि इसकी संधि क्या हो गई या इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इसका संधि विच्छेद तो तब होगा जब वो शब्द संधि से बना हो। हम किसी भी शब्द को लेकर और यूँ कह देते हैं कि इसका संधि विच्छेद करो। आप ये ध्यान रखें, संधि विच्छेद उसी का होता है जिसकी पहले कभी संधि हुई हो, तो इसमें संधि हुई ही नहीं, ठीक है। हाँ, हम इस शब्द के दो अलग अलग शब्दों में इसको बांट सकते हैं, लेकिन ये संधि विच्छेद नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां ये उसका वियोग कह सकते हैं, जैसे दोनों को जोड़ दिया, परिवर्तन नहीं हुआ, संयोग हो गया, और दोनों को अलग कर दिया, ध्वनियों में भी परिवर्तन नहीं आया, वो वियोग है, इनका वियोग हो गया दो शब्दों का। शिरह जमा रेखा, शिरह मैंने सिर पर, अकेला शिर शब्द हो, शिर मैंने सिर, लेकिन शिरह, शिरह में फिर कोई भी कारक चिन्ह, कोई विभक्ति चिन्ह इसके अंदर शामिल होता है, तो शिरह का मतलब होता है सिर की, ठीक है। शिरह जमा रेखा, सिर की रेखा, तो ये ओ हो जाएगा शिरो रेखा। जो हम ये लगा रहे हैं, ये हमने जो लगा दी, ये शिरो रेखा है, सिर पर हमने रेखा लगा दी। ऐसे ही शिरह जमा मणि, शिरोमणि, संत शिरोमणि, रविदास, संत शिरोमणि, कबीरदास, ऐसे शिरोमणि। ऐसे ही शिरह जमा धार्य, शिरोधार्य बनेगा, धार्य होता है धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य, शिरोधार्य। वयः जमा वृद्ध, ठीक है, तो यहां ओ हो गया वयो और वृद्ध, वयो वृद्ध। पुरह जमा धा, तो ये हो गया पुरो और धा, पुरोधा। पुरोधा होता है जो किसी कार्य में बहुत ज्यादा दक्ष है, निपुण है, पुरोधा। तिरह जमा भाव, तो यहां क्या होगा, तिरो हो जाएगा, तिरो भाव। तिरोभाव का विलोम होता है आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है आगमन होना या उत्पत्ति होना।
तिरोभाव का अर्थ होता है लुप्त होना, ठीक है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, आविर्भूत का विलोम तिरोभूत, ठीक है। रजह जमा गुण, तो यहां हो जाएगा रजो गुण, ठीक है। तमह जमा घ्न, तमो घ्न, ठीक है। तमह जमा घ्न, घ्न का मतलब होता है नाश करने वाला। तमह, तम का, अगर यहां विसर्ग नहीं होता तो तम का अर्थ होता अंधकार, अब तम का अर्थ है अंधकार का। तमह जमा घ्न, तम का नाशक, नाश करने वाला, अंधकार का नाश करने वाला सूर्य है, इसलिए तमोघ्न सूर्य का पर्यायवाची है। मनः जमा रम, मनोरम, मन को रमाने वाला, ठीक है, वो है मनोरम। मन वाले बहुत सारे शब्द हैं, मन जमा भव, मनोभव, मन जमा भाव, मनोभाव, मन जमा विज्ञान, मनोविज्ञान, मन जमा, जैसे ये रोग है ऐसे ही मन जमा योग, मनोयोग, मन जमा वृत्ति, मनोवृत्ति, अनेकानेक उदाहरण हैं। ये मैंने आपको वो उदाहरण बताए हैं जहां संधि चिन्ह के बाद कोई व्यंजन आया है। अब हम ऐसे उदाहरण लेंगे जहां संधि चिन्ह के बाद अस्वर आया है। देखिए, मनः जमा अभिलाषा, मनः जमा अभिलाषा, मन की अभिलाषा। यहां विसर्ग से पहले अस्वर है, सभी में आप पहले एक बार में ही देख लें, विसर्ग से पहले अस्वर है सभी में, और विसर्ग के बाद भी अस्वर आ रहा है, ठीक है। यहां देखिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां तो ओ हो जाएगा, साथ में ये जो बाद का जो अस्वर है इसका लोप हो जाएगा। तो मनः जमा अभिलाषा, मनो भी लाशा, मन की अभिलाषा, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह यशः जमा अभिलाषा, यश प्राप्त करने की अभिलाषा, यश की अभिलाषा, तो ये बन जाएगा यशो भी लाशा। मन की तरह ही यश शब्द भी विसर्ग संधि में ही यहाँ प्रयुक्त होता है। यश वाले सारे उदाहरण, जैसे यशः जमा दा, यशोदा, इसी नियम के तहत आता है। यशः जमा धरा, यशोधरा, यशः जमा वर्मन, यशोवर्मन, ऐसे ही यशः जमा अभिलाषा, यशोभिलाषा, ये सारे विसर्ग संधि में आते हैं। मनः जमा अनुसार, यहाँ भी मनो हो जाएगा, मनो, यहाँ अ का लोप हो जाएगा, मनोनुसार, मन के अनुसार। मनः जमा अनुभूति, मन की अनुभूति, तो यहाँ हो जाएगा मनो, अ का लोप, मनोनुभूति। मनः जमा अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, जो मन को सुंदर लगे, वो है मनो भी राम, मन को सुंदर लगने वाला, ठीक है। यहाँ यशः जमा अर्जन, जैसे यशः वाला मैं अभी बता रहा था, यश को अर्जन, यश को अर्जित करना, यह अर्जन मैंने होता है कमाना, यश कमाना, तो यहाँ यशो हो जाएगा, अ का लोप हो जाएगा, यशोर्जन, इस तरह से हो जाएगा। तमह जमा अरि, तो यहाँ तमो हो जाएगा और अ का लोप और री। अब आप देखिए, अरि है, अरि का मतलब होता है शत्रु, तम का शत्रु, तो ये तमोरी यानी कि सूर्य को कहते हैं, यानी जिसके आते ही तम यानी अंधकार भाग जाता है, ठीक है, सूर्य के आते ही, क्योंकि सूर्य जो है वो अंधकार का शत्रु है, तम का शत्रु, तमोरी सूर्य हो गया। एक उसमें आता है दीर्घ संधि में, तम जमा अरि, वहां भी यही अर्थ होता है, वहां दीर्घ संधि है, अ और अ मिलकर आ हो गया, तमारी, तम का अरि, तो यहां दीर्घ संधि है सूर्य ही, ठीक है, और यहां तमह जमा अरि, तमोरी हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इसमें भी संधि है लेकिन दीर्घ संधि है, दोनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। अन्य जमा अन्य,
तो यहां विसर्ग से पहले अ है, बाद में अ आ गया, तो ये हो जाएगा अन्यो, ये अ का लोप हो जाएगा, ये न्य, अन्योन्य। एक इसी तरह एक उदाहरण आता है, यहां लिख देता हूं मैं, अन्य जमा अन्य। ये दीर्घ संधि में आता है, य में अ है और ये अ है, अ और अ मिलकर हो जाएगा आ, ये बन गया अन्या। ये अ का लोप हो जाता है, आधा न और य, तो अन्य जमा अन्य, अन्यान्य। और अन्य यहां विसर्ग है, अन्य जमा अन्य, अन्योन्य। दोनों अलग अलग संधि हैं, ये विसर्ग संधि है, ये दीर्घ संधि है। इसका अर्थ है अन्य अन्य, यानी दूसरी दूसरी, कि उसने अन्यान्य शक्तियों का प्रयोग किया, अपनी अन्य अन्य शक्तियों का प्रयोग किया, दूसरी दूसरी शक्तियों का प्रयोग किया। तो यहां अन्यान्य का अर्थ है दूसरी दूसरी, अन्य अन्य, और अन्योन्य का अर्थ होता है आपस में, परस्पर। तो इसका और इसका अर्थ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इनकी संधि भी अलग है, ये ध्यान रखना है आपको। ये स्वर संधि है, स्वर संधि में दीर्घ संधि, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। जैसे ये मैंने आपको बताया कि दोनों अलग अलग हैं, अर्थ सेम है लेकिन संधि अलग अलग है। परह जमा अक्ष, तो यहां प र, ये मैं यहां हटा देता हूं, इसको हम देखते हैं बाद में। परह जमा अक्ष, तो यहां हो गया परो, और ये अ का लोप हो गया, और ये क्ष। अक्ष जो है यानी अक्षी, अक्षी शब्द का ही रूप है अक्ष। अक्ष मैंने आंख, परह मैंने परे, आंखों से परे। हम कहते हैं जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष होता है, और जो आंखों से परे हो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष या परोक्ष। तो परोक्ष जो शब्द है उसका संधि विच्छेद होता है परह जमा अक्ष, परोक्ष। ठीक है, ये देखिए सह जमा अहम, तो यहां ओ हो जाएगा सो, अ का लोप हो जाएगा सो हम, वह मैं हूं। इसका अर्थ है वह मैं हूं। ठीक है, इसको अगर, हाँ, इसको अगर संस्कृत में लिखना हो, वैसे तो इन सब को, अगर इन सब की संधि संस्कृत में हो तो कैसे हो, ये विसर्ग तो ओ में बदलेगा ही, यहां ये चिन्ह आ जाएगा, और अ का अ जो है वो इस चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है वहां, और ह और म, सो हम, ऐसे लिखा जाएगा। सभी में ही ऐसे आता है कि जो अ है वो इस चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। तो ये हमारा है विसर्ग संधि का पहला नियम, जिसमें हमने ये देखा कि विसर्ग से पहले अस्वर हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या य, र, ल, व, ह आ जाए, या अस्वर आ जाए, तो वहां हम विसर्ग और उसके साथ जो अस्वर है उन दोनों को ओ में परिवर्तित कर देते हैं। यदि बाद में अस्वर आया है, इधर बाद में यदि अस्वर आया है संधि चिन्ह के बाद, तो हम उस अस्वर का लोप कर देते हैं। अब देखिए इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम है कि विसर्ग से पहले इ, ई, उ, इनमें से कोई स्वर हो। देखो, क्योंकि विसर्ग संधि है तो संधि चिन्ह से पहले विसर्ग तो होगा ही। हमें यह देखना है कि विसर्ग तो है, लेकिन विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है। विसर्ग से पहले कोई ना कोई स्वर होना अनिवार्य है। तो विसर्ग से पहले यदि इ, ई, उ, इन चार स्वरों में से कोई भी स्वर हो और संधि चिन्ह के बाद वही स्थिति आ जाए जो पहले में थी, थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या था? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, ठीक है, या य, र, ल, व, ह, ये सभी सघोष होते हैं, सघोष व्यंजन हैं, या कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तो क्या होगा? यहां जो विसर्ग होगा
विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग का र हो जाएगा आधा र। ये आप देखिए, विसर्ग आधे र में परिवर्तित हो जाएगा और आधा र अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। अब आप इस नियम को एक बार दोबारा समझें। विसर्ग से पहले ई उ ऊ स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या य र ल व ह आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए। पिछले नियम में हमने कहा था कि बाद में अ स्वर आ जाए, यहां हम कह रहे हैं कोई भी स्वर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विसर्ग को र में परिवर्तित करेंगे। जैसे निह जमा बल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग से पहले आप देखें ई स्वर है, ये ह्रस्व ई है, और यहां प फ ब तीसरा वर्ण आ गया है, तो विसर्ग आधे र में परिवर्तित होकर अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, ऐसे निर्बल। जैसे दुह जमा जन, तो यहां विसर्ग से पहले ऊ स्वर है, बाद में च छ ज तीसरा वर्ण आ गया, तो विसर्ग आधे र में बदलेगा, इसके ऊपर चला जाएगा, ऐसे। ठीक है, यदि बाद में कोई स्वर हो, जैसे दुह जमा आशा, तो यहां विसर्ग से पहले ऊ स्वर है, बाद में भी स्वर आ गया, कोई भी स्वर हो बाद में, तो विसर्ग आधे र में बदलेगा। ठीक है, फिर जो भी स्वर होगा वो उस आधे र में जुड़ जाएगा, तो इस र में आ जोड़ेंगे तो रा बन जाएगा, और शा, दुह जमा आशा दुराशा। इस तरह से ये संधि कार्य करेगी। इस नियम को आप समझ लें। अब हम इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। निह जमा दोष, यहां आप देखिए विसर्ग से पहले सभी जगह या तो ह्रस्व ई है, या ह्रस्व ऊ है, या दीर्घ ई है। ठीक है, सब जगह ऐसे ही है। पहले आप सभी स्थितियों को देख लीजिए। इसके बाद आप देखिए त थ द तीसरा वर्ण है, य र ल, प फ ब भ चौथा वर्ण है, प फ ब तीसरा वर्ण है, यहाँ व आ गया, यहाँ पंचम वर्ण है, यहाँ चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ, यहाँ पंचम, यहाँ व है, त थ द तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, यहाँ स्वर आ गया, यहाँ भी स्वर, यहाँ सभी में स्वर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विसर्ग आधे र में बदल जाएगा। तो निह जमा दोष निर्दोष, तो विसर्ग यहां चला जाएगा। निह जमा लिप्त निर्लिप्त, ये इस तरह से हो जाएगा। दुह जमा भावना दुर्भावना। निह जमा बाधा, यहां आप इसको थोड़ा अलग से ध्यान रखेंगे। यहां एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि जो बाधा शब्द है, ये संधि के बाद इसके आ का, ये अंत के आ का लोप हो जाएगा। निह जमा बाधा निर्बाध शब्द बनेगा, इसे आप अलग से नोट कर लेंगे। आशिह जमा वाद, विसर्ग में, यहां विसर्ग र में तो बदल ही रहा है, इस नियम के अनुसार तो परिवर्तन हो ही रहा है, लेकिन साथ में आ का लोप भी हो रहा है, इसलिए ये अपवाद का उदाहरण है। आशिह जमा वाद, यहां विसर्ग से पहले ई है और बाद में व आ गया, तो देखो श को बड़ी ई आएगी, वो तो इसलिए आएगी क्योंकि ये पहले से ही बड़ी ई है, और विसर्ग आधे र में बदलकर यहां चला जाएगा, और यहां भी व के ऊपर नहीं लगेगा, व के साथ जो आ की मात्रा है उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो अगर हमने संधि अच्छे से की हुई है और हमें इस शब्द का ध्यान है कि आशीष जमावाद आशीर्वाद बना है, तो हम कभी भी आशीर्वाद शब्द को ऐसे नहीं लिखेंगे, छोटी ई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आशीष शब्द में बड़ी ई आती है। ठीक है, और हम कभी भी यहाँ र नहीं लगाएंगे, कई ऐसे करते हैं यहाँ र लगा देंगे,
और ऐसे लिख देंगे, तो ये हम यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो विसर्ग था वो र बनकर अगले वर्ण के ऊपर चला गया। ऐसे ही शब्द होता है आशीह जमा वचन, सारे यहाँ नहीं आ सकते इसलिए कुछ एक उदाहरण में लिखता हूँ। तो यहाँ भी क्या है, आशी शब्द तो हमेशा ही ऐसे लिखा जाता है, विसर्ग आधे र में बदलेगा और यहाँ चला जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चतुः जमा मुख, विसर्ग आधे र में इसके ऊपर चला जाएगा, चतुर्मुख। चार हैं मुख जिसके, ब्रह्मा को चतुर्मुख कहा जाता है। यहाँ बहुव्रीहि समास है। चतुः जमा भुज, चतुर्भुज। अब कई लोग क्या करते हैं, त के ऊपर र लगा देते हैं। भाई त के ऊपर र कहाँ से आएगा, विसर्ग ये है, र में बदलेगा तो अगले वर्ण के ऊपर जाएगा यहाँ। ठीक है, चतुर्भुज इस तरह से होगा। धनु जमा धर, तो यहाँ भी इधर चला जाएगा। आप बिना कुछ सोचे समझे अगले वर्ण के ऊपर र को लगा दें। ज्योतिः जमा में, तो ये हो जाएगा ज्योति और ये र इधर चला जाएगा, ज्योतिर्मय। ठीक है, यानी ज्योति का मतलब प्रकाश, प्रकाश से, मैं मैंने युक्त, ज्योतिर्मय यानी प्रकाश से युक्त। बहि जमा मुखी, तो यहाँ र इसके ऊपर चला जाएगा, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी बहिर्मुखी विलोम है। आयुः जमा वेद, आयु ये र इधर चला जाएगा, आयुर्वेद। यजुः जमा वेद, यजुर्वेद इस तरह से हो जाएगा। चतुः जमा दिक्, चार दिशाएं, दिक् मैंने दिशा, तो ये बन जाएगा इस तरह से। और यहाँ र आ जाएगा, चतुर्दिक्। दिक् में क को हल चिन्ह आता है, ध्यान रखें। आविह जमा भाव, अभी जिस पिछले नियम में मैंने कहा था तिर है जमा भाव, तिरो भाव। आविह जमा भाव आविर्भाव, वो इसमें एक दूसरे के विलोम हैं, तो ये यहाँ चला जाएगा, आविर्भाव। आविर्भाव का अर्थ होता है आगमन या उत्पत्ति। अब यहाँ ऐसे उदाहरण है जहाँ बाद में स्वर आ रहा है, तो विसर्ग आधे र में बदलेगा, आधे र में ये जो भी स्वर बाद में दिया हुआ है वो जुड़ जाएगा। तो निह जमा आमिष, विसर्ग आधे र में बदलेगा, आधे र में आ जुड़ेगा, निरा बन गया, निरामिष। आमिष का अर्थ होता है मांस, निह मैंने रहित, मांस से रहित, निरामिष। सामिष का विलोम निरामिष। दुह जमा अवस्था, तो यहाँ दु ये आधा र हो गया, विसर्ग आधे र में बदला, उसमें अ जुड़ने से र पूरा हो गया, दुर्वस्था। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से ज़्यादा, क्योंकि इसको हम अशुद्ध में दुरावस्था लिख देते हैं। दुरावस्था यानी कि र में आ गया, यहाँ अवस्था शब्द था, यहाँ आ नहीं था, तो ये आ कहाँ से आया, आधा र था, विसर्ग आधे र में बदलता है, आधे र में अ जोड़ेंगे तो र पूरा होगा, ना कि रा बन जाएगा। यहाँ र में आ तब आता है जब यहाँ आ स्वर हो, जैसे निह जमा आमिष निरामिष, निह जमा आकार निराकार, निह जमा आधार निराधार, निह जमा आचार निराचार। ठीक है, दुह जमा आचार दुराचार, तो दुह जमा आत्मा दुरात्मा, ऐसे अनेकानेक शब्द हैं। तो यहाँ आ होगा तो यहाँ र में आ आएगा, तो यहाँ आ है ही नहीं क्योंकि अवस्था शब्द होता है। अब स्था शब्द में अब जुड़ गया, अवस्था बन गया, तो यहाँ अ जुड़ेगा, तो दुरावस्था गलत है, ध्यान रखें। निह जमा उत्तर, नी विसर्ग आधे र में बदला, आधे र में छोटा ऊ जुड़ गया, ये बन गया छोटा ऊ, और त और र निरुत्तर। ठीक है, ध्यान रखें आप, छोटा ऊ र में ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। ठीक है, जब हम यहाँ से सीधा इसको नीचे कर देते हैं तो छोटा ऊ होता है इस तरह से, और जब हम यहाँ से इसको ऐसे गोल करके करते हैं, ये गोला बनाते हैं, तो वो बड़ा ऊ होता है, तो यहाँ छोटा ऊ है। ठीक है, बही जमा अंग, तो ये हो गया बही, ये आधा र हो गया, आधे र में अ जुड़ेगा तो र पूरा हो जाएगा, ऊपर अनुस्वार है। बनी बही जमा अंग बहिरंग। चतुः जमा अंग, चतु ये विसर्ग आधे र में बदलेगा, अ जुड़ेगा, रंग, चतुरंग। जैसे हमने किया था
अक्षौहिणी सेना के दौरान मैंने आपको बताया था कि अक्षौहिणी सेना चतुरंगिणी सेना की एक इकाई होती है, तो वो चतुः जमा अंगिनी चतुरंगिणी, चतुः जमा अंग चतुरंग ऐसे बनता है। चतुः जमा आनन, तो ये हो गया चतु, ये विसर्ग आधे र में आ जुड़ा रा, चतुरानन। चार हैं आनन जिसके, आनन मैंने मुख, तो चतुर्मुख ब्रह्मा को कहते हैं, चतुरानन भी ब्रह्मा को कहते हैं। दुह जमा अभिग्रह, तो ये दु विसर्ग आधे र में बदलेगा, आधे र में अ जुड़ेगा, तो ये र बन गया पूरा, यहां रा नहीं करना। दुर्भिग्रह, ये है दुर्भिग्रह। तो इस तरह से इस नियम को आज आपने समझा होगा। इस नियम में एक बात और भी है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। अब यहीं पर एक बात और अतिरिक्त क्या है, हमने कहा कि विसर्ग से पहले ई ई उ ऊ के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए, ये व्यंजन या ये स्वर आ जाए, तो हम विसर्ग को र कर देते हैं, यानी विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। यहां आप ये ध्यान रखें कि यदि स्थिति ऐसी हो, इसको आप छोड़ दें, ठीक है, स्थिति ऐसी हो कि यहां अंतः या पुनः शब्द हो, ठीक है, अंतः या पुनः शब्द हो, पूरा शब्द ध्यान रखना है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि विसर्ग से पहले ई ई उ ऊ हो, अब हम कह रहे हैं कि संधि चिन्ह से पहले यदि अंतः या पुनः, दो ही शब्द ध्यान रखने आपको, यदि अंतः या पुनः शब्द आ जाए और उसके बाद बिल्कुल यही स्थिति हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह या कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग को र हो जाएगा। जैसे अंतः जमा गत, यहां अंतः शब्द है और यहां ग आ गया, क ख ग। अंतः या पुनः शब्द हो, बाद में यह स्थिति हो, तो विसर्ग र में बदल जाएगा, तो यह शब्द हो जाएगा अंत, ये आधे र में बदलकर यहां चला जाएगा अंतर्गत। यदि बाद में स्वर होगा तो वो आधे र में जुड़ जाएगा, जैसे हमने पहले किया था। जैसे पुनः शब्द है, अगर यहां हो पुनः जमा जन्म, ठीक है, इस तरह से आ जाए, तो यहां भी आप देखिए पुनः शब्द हो गया, उसके बाद च छ ज आ गया, तो विसर्ग आधे र में परिवर्तित होकर अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, तो पुनः जमा जन्म पुनर्जन्म हो गया। इसके अन्य उदाहरण देखिए आप, जैसे यहां शब्द है अंतः जमा मन, अंतः जमा यामी, अंतः जमा मुखी, अंतः जमा राष्ट्रीय, अंतः जमा द्वंद्व, ठीक है, और अंतः जमा आत्मा, ठीक है। पहले आप इनको देख लीजिए, यहाँ सभी में पहले अंतः शब्द है और बाद में यहाँ प फ ब भ म पांचवा वर्ण आ गया, य आ गया पांचवा वर्ण, र आ गया, द आ गया तीसरा वर्ण, और यहाँ स्वर आ गया। तो हम क्या करेंगे, विसर्ग को आधे र में बदलेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे, अंतः जमा मन अंतर मन, इस तरह से बनता है। अंतः जमा यामी अंतर, र यहाँ आ जाएगा, य के ऊपर नहीं लगाएंगे, आ की मात्रा है उसके ऊपर लगाएंगे, अंतर यामी मन की बात जानने वाला। अंतः जमा मुखी अंतर मुखी इंट्रोवर्ट, ठीक है। अंतः जमा राष्ट्रीय, तो ये विसर्ग आधे र में बदलेगा, आधे र में आधा र इसके ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये रा अंतरराष्ट्रीय, ठीक है।
और यहाँ अंतः जमा द्वंद्व, द्वंद्व शब्द ध्यान से लिखें, पहले द के पैर में र है, दूसरे द के पैर में भी र है, और ये जो बिंदु है ये यहाँ द के ऊपर पाई चिन्ह के ऊपर लगा देंगे। ये है तो व के ऊपर, लेकिन लिखने में द के पाई चिन्ह के ऊपर आएगा, तो ये र यहाँ चला जाएगा यहाँ, और ये जो बिंदु है वो यहाँ आ जाएगा। तो अंतरद्वन, ये था अंतःद्वन, तो अंतर्द्वन, और ये द्व, अंतर्द्वंद्व, यानी कि मन के अंदर ही जो विचारों की जो उथल पुथल चलती रहती है, विचारों का जो द्वंद्व चलता है, उसे अंतर्द्वंद्व कहते हैं। अंतः जमा आत्मा, यहाँ बाद में स्वर आ गया तो विसर्ग आधे र में बदलेगा, आधे र में आ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा अंतरात्मा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो आधा र बना, आधे र में आ जुड़ गया, अंतरात्मा। आगे के उदाहरणों से पहले मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द है ये इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, पर ये जो अंतः जमा राष्ट्रीय की संधि से जो शब्द बनेगा वो यही बनेगा, उसमें तो र पूरा बन ही नहीं सकता, क्योंकि विसर्ग आधे र में बदलेगा और यहाँ अ नहीं है जो उस आधे र को पूरा कर दे। तो ये जो शब्द है ये अंतर जमा राष्ट्रीय से बना है और इसमें कोई संधि नहीं है, ठीक है, कोई संधि नहीं है, दोनों शब्द आकर जुड़ गए हैं। ये उपसर्ग है, अंतर शब्द भी है, उपसर्ग भी होता है, यहां उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो अंतर जमा राष्ट्रीय ऐसे जुड़ गया, अंतरराष्ट्रीय संयोग हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये संधि से बना है। इस अंतरराष्ट्रीय शब्द का अर्थ होता है राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र के अंदर, और ये होता है अंतरराष्ट्रीय का मतलब राष्ट्रों के मध्य होने वाला, यानी जो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में हो, परंतु किसी एक राष्ट्र से बाहर, एक राष्ट्र की सीमाओं से बाहर जाकर और दो या अधिक राष्ट्रों के बीच यदि कुछ होता है तो उसे कहेंगे हम अंतरराष्ट्रीय। जैसे दो देशों के बीच संधि होती है तो उसे हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय संधि, ये क्योंकि वो दो देशों के बीच में हुई है, दो राष्ट्रों के बीच में हुई है, तो अंतरराष्ट्रीय संधि में इस शब्द का प्रयोग होगा, इस शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ये होता है अंतरराष्ट्रीय का मतलब कि किसी राष्ट्र के अंदर ही होने वाला, अंतः मैंने अंदर, अंदर होने वाला, अंतर मैंने बाहर या मध्य, तो दो राष्ट्रों के मध्य होने वाला। तो ये दोनों शब्द शुद्ध हैं, अर्थ अलग अलग है, और ये संधि से नहीं बना, ये संधि से बना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है कि पुनः शब्द आ जाए, जैसे पुनः जमा विवाह, पुनः जमा जागरण, पुनः जमा गठन, पुनः जमा आवृत्ति, पुनः जमा उक्ति, पुनः जमा अवलोकन, ठीक है। और भी उदाहरण है, पुनः जमा उद्धार, पुनः जमा उत्थान, लेकिन इसमें जगह नहीं है। पुनः जमा विवाह, तो यहां क्या है, पुनः शब्द आ गया सभी में, यहां व है, यहाँ च छ ज तीसरा वर्ण है, यहाँ तीसरा वर्ण है, यहाँ स्वर है सभी में, तो विसर्ग आधे र में बदलकर यहाँ चला जाएगा, तो पुनर्विवाह इस तरह से होगा। पुनः जमा जागरण, पुनर, यहाँ र लग जाएगा, जा के ऊपर, आ की मात्रा के ऊपर, पुनर्जागरण। पुनः जमा गठन, पुनर्गठन, पुनः जमा आवृत्ति। अब यहां देखिए विसर्ग आधे र में बदला, आधे र में आ जुड़ा, तो रा बन गया पुनरावृत्ति। पुनः जमा उक्ति, तो र में ऊ जुड़ जाएगा, छोटा ऊ, तो ये छोटा ऊ ऐसे हो गया पुनरु, और ये क्ति, पुनः जमा उक्ति, पुनरुक्ति यानी पुनः कही गई
बात, उक्ति मैंने कही गई बात, पुनः मैंने दोबारा, दोबारा से कही गई बात, फिर से कही गई बात। यह है पुनः जमा आवृत्ति। आवृत्ति होता है कि दोबारा आना, कोई एक शब्द या कोई एक चीज दोबारा आना, पुनरावृत्ति। पुनः जमा अवलोकन, यहां आप देखिए विसर्ग किस में बदला, आधे र में, आधे र में क्या जुड़ा, अ जुड़ने से र पूरा हो गया। पुनर्वलोकन, ये शब्द शुद्ध वर्तनी में कम से कम 6-7 बार आ चुका है विभिन्न परीक्षाओं में, और इसे हम बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, पुनरावलोकन ऐसे लिख देते हैं, और खूब बोलते हैं कि हमने पुनरावलोकन किया। तो पुनरावलोकन यानी कि र में क्या आया, आ कहां से आया, जो व से पहले जो स्वर था क्या ये आ था, क्या ये अवलोकन शब्द था, यानी जब यहां आ स्वर होगा वही आ तो र में आएगा। र के पास अपने पास तो कोई स्वर था ही नहीं, विसर्ग आधे र में बदला, र तो ऐसा था, ठीक है, आधा था, और इसमें जो यहां स्वर था वो जुड़ेगा। यहां अवलोकन का अ स्वर है तो र में अ जुड़ता है तो र पूरा हो जाता है, लेकिन हम परंपरा से इसे रा करते आ रहे हैं, यही हम गलती करते हैं बच्चों। इन्हीं छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। बहुत सारे उदाहरण आपको विभिन्न पुस्तकों में मिल जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसे जैसे आप संधि के ये नियम सीखते जा रहे हैं, आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अगर आपके पास पुराने पेपर्स पड़े हैं तो आप उनको उठाएं, साथ साथ उठाएं, और उनमें देखें कि संधि के कौन कौन से उदाहरण आए हैं, उसमें क्या आपको कुछ नया मिलता है, और जो पुराना भी मिलता है या नया भी मिलता है, क्या आप इन सब नियमों को सीखने के बाद क्या आप उन उदाहरणों को कर पा रहे हैं। जब आप इनको सीखने के बाद वो कर पाएंगे तब आपको पता लगेगा कि हमारी संधि के अध्याय में कितना सुधार हुआ है। यानी कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपने कितना व्याकरण को, कितना संधि को, या अन्य जो भी हमारे अभी तक हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, जो भी है, कितना आप में एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई है, ये चीज़ आपको देखनी है। अगर आप उसमें निरंतर सुधार हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर कहीं नहीं हो रहा, कहीं कोई कमी आपको फिर भी नज़र आ रही है, तो आपको एक बार फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है कि कमी कहाँ रहती है। तो अगली वीडियो में इसी संधि, विसर्ग संधि को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।